नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं बिहार के जाने माने नेता, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जिन्होंने चुनाव में अपना दमखम दिखा दिया है। चुनाव में आप 7 ही सीट पर लड़े, लेकिन 4 जीत गए और एलजेपी के विरोध के बावजूद। कैसा लग रहा है आपको? हमको अफसोस है इस बात की कि हमें 7 सीट ही मिला, और ख़ास करके गया के परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं कि बोध गया, सिरघाटिया और अत्रि, जिसको मैं मांग रहा था, अगर हमको मिल गया होता तो हम 4 नहीं, हम 7 जीत के आते। तो ये दर्शाता है कि हम आम से मिले जुले रहते हैं और गरीबों की बात को हम अपने घोषणा पत्र में समाहित किया है। और शेड्यूल कास्ट का जो प्रमुख मुद्दा है, चाहे न्यायपालिका में आरक्षण का मामला हो, प्रमोशन में आरक्षण का मामला हो, या निजी क्षेत्रों में आरक्षण का मामला हो, या कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, ये 4 ऐसा मुद्दा शेड्यूल कास्ट के लिए है कि जब तक इन 4 मुद्दा को आगे बढ़ाया नहीं जाएगा, इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, 74 बरस गुजर गए और अगला भी 74 बरस गुजर जाएगा तो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की स्थिति यही बनी रहेगी। इसलिए हम समझते हैं कि इन मुद्दों को हम अपने इलेक्शन में कहा, लोगों को समझाने का प्रयास किया, और चूंकि एक फेज में चुनाव था और एक ही फेज में हमारा 6 सीटें थी लड़ने वाली, इसलिए बाहर कहीं नहीं जा सके। हम यहीं कंसंट्रेट किया और कंसंट्रेट किया तो उसका लाभ मिला कि हम लोग 6 में 3 जीत के आ गए। लेकिन जो मैंडेट है वो तो ऐसा मिला है जिसमें आप किंग मेकर हो गए हैं, मतलब आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, सरकार भी नहीं इग्नोर कर सकती। तो आप शेड्यूल ट्राइब के लिए विशेष मुहिम चलाएंगे, उसको न्याय मिले, जस्टिस मिले, जो कानून है उसके तहत उनको सहयोग मिले? देखिए, ये मैं नहीं कर सकता हूँ कि हमारे बिना सरकार नहीं चल सकती है, ये आप लोगों की बात है। हाँ, एक बात है कि जिन मुद्दों को नाम हमने लिया, उन मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए, और नीतीश कुमार जी जो विकास का रास्ता दिखलाया, लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया, और आगे भी करने के लिए उन्होंने एक प्रपोजल रखा है, वो काबिल तारीफ़ है। उससे हमारे के यहाँ अनियोजित लोग हैं, उनको काफ़ी नियोजन मिलेगा। सरकारी नौकरी कोई 10 लाख नहीं दे सकता है, लेकिन नियोजन तो दे ही सकता है। और नीतीश कुमार इस लाइन पर एक काम किए हैं, खास करके महिलाओं के लिए, कि ऐसे तो त्रिस्तरीय पंचायतों में नौकरियों में आरक्षण तो उन्होंने दिया ही महिला को 50% या 33% से अबव, लेकिन जीविका के माध्यम से 1,20,00,000 महिलाओं को उन्होंने एक तरह से स्वरोजगार दिया है और उसका फल मिल रहा है। उसी प्रकार से उन्होंने जो प्रपोज किया है कि 7 निश्चय 2 में हम हर खेत को पानी देंगे, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है। इसका हम समझते हैं कि व्याख्या उन्होंने नहीं किया है। अगर इसकी व्याख्या सही हो तो जिस प्रकार से एंशिएंट काल में हिंदुस्तान जगत गुरु कहलाता, धन धान से परिपूर्ण होता था, सबको स्वस्थ और सब कोई माने कोई निठल्ला नहीं बैठते थे, उसका मेन कारण यही था कि उत्तम खेती, मध्यम बान, नीच चाकरी, भीख निदान। तो आज खेती को उत्तम बनाने के दिशा में आज नीतीश कुमार पहल करने जा रहे हैं, और इससे बेरोजगारी दूर होगी, वायु प्रदूषण जो गड़बड़ हो रहा है उसका भी हिसाब हो जाएगा, और हम लोग धन धान्य से एक तरह से परिपूर्ण हो जाएंगे, जो हम अपना पुराना गौरव को प्राप्त कर सकें। इस दिशा में नीतीश कुमार 7 निश्चय पार्ट 2 में जाने का काम किया। इस चीज़ को भी हम समाज में कहने का काम किया और समाज में इस तथ्य पर विश्वास किया और वोट किया है। तो इससे जदयू को भी फायदा हुआ है, भाजपा को भी फायदा हुआ है, और हमको तो फायदा हुआ ही है। इसलिए हम ये दावा नहीं कर सकते, हम लोग एक आइडियोलॉजी के बिना सरकार कैसे चलेगी? नहीं, ये हम नहीं कर सकते हैं। सरकार किसी के बिना कभी चल सकती है। सरकार में बहुत तरह की बातें होती है, उस पटरा में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है, नीतीश जी के साथ आइडियोलॉजिकली हम लोग बहुत नज़दीक हैं, और अंतिम दम तक नीतीश कुमार जी का ये जो विज़न है, जो उन्होंने देखा है और चलाने का काम किया है, उसका हम साथ देंगे, क्योंकि उससे हमारे समाज और गरीब तबके के लोगों का कल्याण निहित है, खास करके बेरोजगारों का कल्याण निहित है, महिलाओं का कल्याण निहित है। इसलिए इसको साथ देने के लिए अंतिम दम तक उनको हम साथ देंगे। सरकार बनती है, बिगड़ती है, किसके योगदान से चल रही सरकार, इसके बारे में हम नहीं सोचते। एलजेपी ने बहुत नुकसान किया है, जेडीयू का भी, आप लोगों का भी, सबका। क्या चाहते हैं, कैसा एक्शन होना चाहिए?
एलजेपी के बारे में तो हम बहुत पहले भी बोल रहे थे कि वो वोट कटवा की राजनीति कर रहा है, और वोट कटवा के किसको घाटा होगा, जाहिरतन हम लोग समझ रहे थे कि एनडीए को ही घाटा होगा। लेकिन जिस दिन उन्होंने डिक्लेयर किया कि एनडीए में खास करके नीतीश कुमार जी की पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की पार्टी जहां खड़ी होगी वहां हम कैंडिडेट देंगे, इसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा है। और इसी लाइन पर हम लोग करबद्ध प्रार्थना किया है माननीय उच्चस्थ नेता भाजपा से कि इस पर वो गौर फरमावे कि क्या करना चाहिए। उनको साथ लाएं या निकाल दें एनडीए से? अब ये हम का गौर फरमावे, वो का सोचें कि क्या करना लड़ाई होनी क्या चाहिए माझी जी? अब ये हम प्रपोज कैसे करेंगे। नुकसान किया तो साथ लाना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? सिर्फ कहना यह है कि हम लोगों को नुकसान हुआ है, और इस चीज़ को वो देख लें कि नुकसान हुआ है कि नहीं। और नुकसान यदि हुआ है तो प्रधानमंत्री अमित शाह जी, नड्डा साहब, ये सब कॉम्पिटेंट हैं कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए वो करेंगे, हम लोगों को विश्वास है। इसलिए कार्रवाई हम प्रपोज नहीं करेंगे कि कौन कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह का जो भावना आई है और इस तरह से क्षति मिली है। अभी खबर आ रही है कि आपके बेटे जो मंत्री बने हैं उनको 2-3 महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेवारी मिल सकती है। हाँ, बात जाहिर सी है, 15 मंत्री हैं, यहाँ कम से कम 36 मंत्री होना चाहिए, और विभाग के हिसाब से हर को 1 या 2 विभाग मिलते रहा है। तो अभी तो काम चलाने के लिए एक पेरेंट डिपार्टमेंट के साथ साथ 1-2-3 डिपार्टमेंट अटैच किया जाएगा। तो ये तो नॉर्मल फंक्शनिंग है, इसके लिए कोई विशेष तरह की बात सोचा जाना उचित नहीं है। अब देखना है कि पेरेंट डिपार्टमेंट क्या देते हैं। आपके दिल के करीब कौन सा विभाग है जिसमें अच्छा काम कर सकते हैं, आज करना चाहते हैं? देखिए, हम दक्षिणी बिहार से आते हैं, जीटी रोड के दक्षिण सब पहाड़ी और जंगली इलाका है। उस इलाका में पेयजल संकट बहुत हो जाता है, आदमी के लिए नहीं, जानवर के लिए भी और वन जीवों के लिए भी। अगर वहाँ पर चेक डैम बन जाए, पुराना पानी की सफैया हो जाए, नया निर्माण हो जाए, पोखर बन जाए, और बहुत सी ऐसी पहाड़ियाँ हैं जिनको एक दिन जोड़ दिया जाए तो उसमें हजारों हजार एकड़ ज़मीन पटवन की क्षमता हो जाती है। और एक काम माइनर इरिगेशन से संभव है। इसलिए हमारे दिमाग में बात बनती है कि उस इलाका में यदि हमको काम करना है, किसानों के लिए, पशुओं के लिए, आम लोगों को पेयजल के लिए, ताकि ग्राउंड वाटर लेयर बढ़े और फिर जीव प्राणियों, वन प्राणियों के लिए फायदे के लिए, तो हम समझते हैं कि अगर ये मिले विभाग तो अच्छा होगा, इसमें काम करने का मौका। ये विभाग तो आपको मिल रहा है सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, दूसरा विभाग कौन चाहेंगे? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के नेता हैं आप, उनके हक की लड़ाई लड़ते रहे हैं, चाहेंगे कि उस विभाग का भी जिम्मेवारी मिले? देखिए, इस विभाग की जिम्मेवारी हम लोग तो संभाल चुके हैं, 1 वर्ष नहीं 10-10 वर्ष तक। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के विकास के लिए बहुत से काम किए गए हैं और बहुत बाकी हैं। और उसमें चाहे विशेष अंगीभूत योजना हो, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एट्रोसिटी एक्ट हो, रिजर्वेशन हो, बच्चों को रेजिडेंशियल स्कूल में फैसिलिटीज़ देने की बात हो, ज़्यादा संख्या में उन लोगों को रखने की बात हो। चूँकि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में 7 लाख 8 लाख हमारे बच्चे बच्चियाँ रेजिडेंशियल विद्यालय का लाभ ले रहे हैं। उड़ीसा है जिसको कि कहा जाता है कि गरीब राज्य है, वहाँ भी 2.5-3 लाख बच्चे बच्चियों को सुविधा दे रहे हैं। लेकिन बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां हम 1 लाख भी अभी नहीं दे पा रहे हैं, जबकि हमारी जनसंख्या 16% है। यहाँ कम से कम 5-7 लाख 8 लाख रेजिडेंशियल विद्यालय में बच्चों को सुविधा दें तो हम समझते हैं कुछ हद तक उनके घाव पर हम मरहम दे सकते हैं। ये टारगेट मेरे मन में, हम लोगों के मन में रहती है। ये पार्टी का है, हमारे पार्टी में भी बात है, क्योंकि बिना शिक्षा के कुछ हो नहीं सकता है। और जहाँ शिक्षा का सवाल है, अभी जो 2 प्रकार की शिक्षा चल रही है कि एक सरकारी विद्यालय है और दूसरा प्राइवेट विद्यालय है। तो जो पैसे वाले लोग हैं, किसी जात का हो, वो पैसा के बल पर अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे पाते हैं। लेकिन गरीब तबके के लोग, चाहे जिस जात के हो, वो सरकारी विद्यालय पर डिपेंड करते हैं और सरकारी विद्यालय की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसीलिए हमारे दिमाग में बात बनती है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स जो विभाग है उसमें
अच्छा आवंटन ले करके हम कम से कम 8 लाख शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चियों का रेजिडेंशियल एजुकेशन हम दे सकें तो ये बहुत बड़ा कल्याण की बात होगी बिहार के लिए। जी, अभी भी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ये सपना देख रहे हैं कि 6 महीने से ज़्यादा सरकार नहीं चलेगी और आपके सहयोग से, वीआईपी पार्टी के सहयोग से, एमआईएम के सहयोग से फिर से सरकार बना लेंगे। देखिए, वो तो कोई भी सरकार बनती है उसके दूसरे दिन से ही उसकी उल्टी गिनती लोग शुरू कर देते हैं। ये उनको खुश रहने का या अपने कार्यकर्ताओं को संतोष देने का ये एक अच्छा तरीका है जो वो देते हैं। और रही बात वास्तविकता की बात, तो आज बिहार के लोग जिस मुद्दों को लेकर के उनको नकारा है उसमें एक मुद्दा ये भी है कि ये 15 साल में एनडीए की सरकार ने बिहार में सुशासन दिया, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ठीक रखा और विकास किया है। ये तीनों काम 2005 के पहले नहीं हो रहा था। आप भी बता सकते हैं कि गाड़ी के शीशा डाउन करके बंदूक और राइफल के नाली निकाल के चलते हुए किसी को देखा है आपने? और 2005 के पहले आए दिन होता था और उस शौक से नहीं जाते थे, वो जाते थे पदाधिकारी के यहाँ और जाकर मनमाना काम कराते थे। वो जाते थे ठेकेदारों के यहाँ, वो उससे मनमाना रहना गुंडागर्दी का राज था। हाँ, और पदाधिकारियों के यहाँ जाते थे, जबरन चेक पर दस्तखत कराते थे, सेठ साहूकारों के यहाँ जाते थे, पैसा बचते। मैंने एक तरह से जो वातावरण उसमें बन गया था आज तो कोई नहीं कर सकता है। इक्के दुक्के कहीं घटना घटती है तुरंत कार्रवाई होती है। तो इस सब चीज़ से जनता सहमत हुई और जो अंधा होगा वही न कहेगा कि विकास नहीं हुआ है। हम लोग 1980 में आए थे तो 700 मेगावाट और 500 मेगावाट बिजली मिलती थी, 3 घंटा 4 घंटा बिजली मिलती थी। रात में हल्ला, हम लोगों को नींद टूट जाती थी कि लाइन आया। किसान लोग खेत की ओर भागते थे मोटर चलाने के लिए। एक गए वहाँ 2 घंटा में मामला साहब। आज साहब 6000 मेगावाट बिजली मिलती है। आज 18 घंटा से 24 घंटा तक बिजली लोगों को मिल रही है। आप गांव में जाइएगा तो एसी लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है। और पहले क्या था, मोबाइल चार्ज कराने के लिए लोग शहर में जाते थे। तो ये विकास अगर किसी को नहीं दिखता है तो दिन में एक पक्षी है उसको भी नहीं दिखता है, तो हम उसी को कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है ये हुआ। दूसरी बात, सड़कों की बात कहिए। हम अभी हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे, हम तजवीज़ कर रहे थे कि कोई ऐसा गांव क्या है कि जिसमें सड़क नहीं है। हमको लगा कि 100% गांव ऐसा है जो सड़कों से जुड़ा हुआ है। तो ये विकास नहीं है क्या? अगर ये भी किसी को नहीं दिखता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो कहने का मतलब ये सब बात जनता को हम लोगों ने समझाने का काम किया। बावजूद उसके, चूँकि उन लोगों का एक सर्टेन कौम है या लोग हैं जो काफ़ी आक्रामक हुए, इसलिए कि उनको बहुत लाभ मिलते रहा और उसी लाभ पर आज भी वो जीवित हैं। सिद्धांत तो कुछ है नहीं, लूट खसोट मार करने की बात करते रहे। आज वही चाहते थे कि फिर वैसा हो, क्योंकि 15 साल का इंटरवल हो गया है, इसलिए वो लोग आक्रामक होकर के वोट किया। हमारे लोगों को वोट देने से रोका भी, लेकिन धन्यवाद देते हैं बिहार के मतदाताओं को कि सब कुछ होते हुए भर में चुप रह कर के भी उन्होंने वोट दिया। खास करके हमारी बेटियां बहू जो महिलाएं हैं, देखा उनकी संख्या जिसमें आ रही थी, हम लोग देख रहे थे, उसी समय कह रहे थे कि हमको लोग कोई नहीं हराएगा, और हम लोग नहीं हारे। कंफर्टेबल मेजोरिटी नहीं आई है, लेकिन वर्किंग मेजोरिटी तो आ गई है। अब इसी को फिर आगे हम लोग पुख्ता करेंगे। कहा जा रहा है कि बीजेपी बहुत पकड़ के रखेगी सरकार को। देखिए, सबका इरादा अपना अपना होता है, अपना ढंग से चलाने का होता है, लेकिन एक इरादा उनका भी है, एक इरादा नीतीश जी का है कि हर हालत में हम लोग जंगल राज नहीं आने दें। अगर जंगल राज आने के लिए वो भी जवाबदेह और हम जवाबदेह होते हैं तो जनता हमको माफ़ नहीं करेगी। ये बात को हम लोग जानते हैं, इसलिए दोनों बहुत संभल करके चलेंगे और 5 वर्ष पक्का राज करेंगे, यहाँ पर जनता की सेवा करेंगे। तो जीतन राम मांझी जी को पूरा भरोसा है कि पूरे 5 साल तक ये सरकार चलेगी और पूरे दमखम के साथ चलेगी और बिहार विकास के पथ पर अग्रसर बढ़ता जाएगा। मांझी जी की ये बात आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ, क्योंकि मांझी जी को सुनना और देखना बहुत पसंद करते हैं। आपकी लगातार मांग थी तो मांझी जी का साक्षात्कार हम लेकर आपके सामने आए हैं। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसे बनाए रखिएगा। धन्यवाद।